बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम बात करेंगे इसके नेचर और क्वालिटीज़ की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या नेचर है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नेचर की। तो वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है संस्था की वित्तीय वर्ष की समस्त गतिविधियों के सारांश होते हैं, जिनमें उन सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के परिणाम को ज्ञात करने में सहायक होते हैं। अब जो ये प्रपत्र हैं, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो संस्थान की आर्थिक स्थिति को बताते हैं और इसके अंतर्गत संस्थान के परिणाम विभिन्न स्तरों पर ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखने योग्य है, या ये बात ध्यान रखने की है कि जो ये विवरण तैयार किए जाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, वो वर्तमान या चालू मूल्यों पर तैयार नहीं किए जाते, बल्कि हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, इनकी ऐतिहासिक मूल्य पर बनाए जाते हैं। क्योंकि वित्तीय विवरण पत्र इस मान्यता पर आधारित होते हैं, इस मान्यता पर बनाए जाते हैं कि मुद्रा मूल्यों में स्थिरता होती है, जो कांस्टेंट मानी जाती है। इसमें प्राइस वैल्यू, मनी वैल्यू कांस्टेंट मानी जाती है। तो वित्तीय विवरण पुस्तकों में चले आ रहे ऐतिहासिक मूल्यों, लेखांकन की अवधारणाएं, मान्यताओं, परंपराओं तथा स्वामियों की व्यक्तिगत इच्छा के सामूहिक परिणामों के आधार पर बनाए जाते हैं, जो कि इसके नेचर को डिसाइड करती हैं। अब इसके नेचर की बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो लेखांकन पुस्तकों में लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर जो बनाए जाते हैं, जो अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल उनके आधार पर लेखे किए जाते हैं। और लेखांकन क्षेत्र में ये व्यवस्था प्रारंभ से चली जा रही है। आज की बात नहीं कर रहे, जब से लेखे अकाउंटिंग की जा रही है तब की बात कर रहे हैं। जो की जा रही है वो परंपरा और प्रथाएं जो कायम हो चुकी हैं, जो पहले, उन्हीं का आज भी अनुसरण किया जा रहा है, उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय इन प्रथाओं का पालन किया जाता है। साथ ही वित्तीय विवरण लेखांकन सिद्धांतों के साथ साथ इनकी परंपराओं के आधार पर भी तैयार किए जाते हैं, जिससे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सरल और तुलना योग्य बन जाते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड फैक्ट। इट मीन्स कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो रिकॉर्डेड फैक्ट के आधार पर बनाए जाते हैं, कि जो अकाउंटिंग बुक में जो आपने फैक्ट्स लिख दिए हैं, केवल उन्हीं के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। अब उसमें सबसे पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर में इसका एंट्री करते हैं, फिर इसका बैलेंस निकालते हैं। और वित्त जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी पर्सनल और रियल और नॉमिनल अकाउंट उनके सबके शेष को निकाला जाता है, शेष को बताया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे परचेज है, विक्रय है, एक्सपेंसेस है, इनकम, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व, इन सभी के लेखा पुस्तकों के शेष बताए जाते हैं, शेष होते हैं, और उन्हें ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाता है। इट मीन्स कि वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हालांकि सूचनाओं के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं, और इनमें उन समंग को, उन जो भी उन डेटास को या उन फैक्ट्स को या उन इन्फॉर्मेशन को शामिल नहीं किया जाता जो उन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित नहीं होते, चाहे वो संस्थान के लिए कितने महत्वपूर्ण हो। अगर वो अकाउंटिंग बुक में नहीं लिखे गए हैं तो उनको वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स और कंसेप्ट्स। तो अब ये बात करेंगे तो वित्तीय विवरण है वो प्रथाओं के साथ साथ इसके अवधारणाओं के आधार पर भी तैयार किए जाते हैं। अब अवधारणाओं की बात करें, अवधारणा मतलब ऐसे तथ्य या ऐसी बातें या ऐसे विचार जिनके ऊपर हम कोई तर्क वितर्क नहीं करते या उन पर विवाद की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ साथ ही उनको कोई प्रमाण जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। और लेखांकन में ऐसी अनेक अवधारणा है जिनके आधार पर वो लेखा पुस्तकों में लेखे किए जाते हैं और वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से ये। सबसे पहले है सेपरेट एंटिटी। इट मीन्स कि जो सेपरेट एंटिटी को, इसका कंसेप्ट है कि इसके अनुसार जो स्वामी है, ऑनर है, और जो बिजनेस है, उन दोनों को हम क्या अलग अलग मानते हैं। इससे जो व्यवसाय की पुस्तकों में स्वामी से हुए लेन देनों को कैपिटल अकाउंट में बनाया जाता है। इन दोनों को अलग अलग माना जा रहा है। सेकेंड है मनी मेजर कंसेप्ट। इट मीन्स कि केवल उन व्यवहारों को ही सम्मिलित किया जाता है कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि मुद्रा के रूप में मापे जा सकते हैं। अमौद्रिक व्यवहारों को इसमें या मदों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखिए इसमें लेखांकन के समान ही ड्यूअल एस्पेक्ट है कि लाभानी खाते के दो पक्ष हैं, डेबिट क्रेडिट, और बैलेंस शीट के दो पक्ष असेट और लायबिलिटीज। उनके आधार पर ही लेखांकन के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार को दो पक्ष प्रभावित होते हैं और उनका प्रभाव वित्तीय विवरणों पर उसी के अनुकूल पड़ता है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इट मीन्स कि ये इस विचारधारा के आधार पर बनाए जाते हैं कि एक निश्चित अवधि में जो भी अपनी क्रियाएं होती है उनको सम्मिलित किया जाता है
और इस अवधारणा के अंतर्गत 1 वर्ष में की अवधि को निश्चित माना गया है। और भारत की बात करें तो भारत वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष माना जाता है और उसी आधार पर विश्व जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोस्ट कंसेप्ट। देखिए कोस्ट कंसेप्ट, इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो फिक्स असेट्स हैं उनका लेखा लागत मूल्य पर किया जाता है तथा जो डेप्रिसिएशन उसको एडजस्टमेंट किया जाता है। इस प्रकार संस्था की जितनी भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल कॉस्ट को घटाकर जो परिणाम आते हैं उसकी गणना की जाती है और वित्तीय विवरण तैयार करने में इसी विचारधारा को अपनाया जाता है। और ये है 6 गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा के अंतर्गत यह माना गया है कि व्यवसाय का जीवन दीर्घकाल का होता है। इट मीन्स कि ये मानते हैं कि जो व्यवसाय की जो संपत्तियां असेट्स हैं वो लंबे समय तक काम में ली जाएंगी। इसलिए पुस्तकों में जब हम बुक्स में फिक्स असेट्स की बात करते हैं तो उसको बाजार या वर्तमान मूल्य पर नहीं दिखाते, बल्कि उसको किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट वैल्यू पर, लागत मूल्य अपलिखित मूल्य पर दिखाया जाता है, क्योंकि व्यवसाय ये मानता है कि इनका उपयोग लंबे समय तक किया जाएगा और इनसे लाभ लंबे समय तक होता रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम पर्सनल जजमेंट की। तो जो लेखांकन के जो सिद्धांत हैं, मान्यताएं, व्यवहार हैं, वो वित्तीय विवरण जो बनाने में जो तैयार की जाती हैं उसके साथ साथ ही जो संस्था के स्वामी और लेखापाल के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव भी वित्तीय विवरणों पर पड़ता है। तो कोई भी जो विवरण बनाया जाता है उस पर पर्सनल जजमेंट भी बहुत इफेक्ट रखता है कि इसमें ये देखा जाता है कि क्या क्या प्रोविज़न किए जाने हैं, किस प्रकार करना चाहते हैं, हाथ कितना लगाना है, डेप्रिसिएशन और किस मेथड से लगाना है, स्टॉक का जो वैल्यूएशन किस प्रकार किया जाएगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, जो हमारे ऑनर है और जो अकाउंटेंट है उसकी व्यक्तिगत पर्सनल जजमेंट पर निर्भर करता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उपयोगी निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए इनके गहन अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे इसके एसेंशियल फीचर ऑफ क्वालिटीज ऑफ क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, क्या उसकी क्वालिटीज हैं। देखिए क्वालिटीज की बात करेंगे तो संस्था या कंपनी के वित्तीय जो विवरण है वो संस्था की आर्थिक स्थिति की संपूर्ण वित्तीय वर्ष के परिणामों को प्रदर्शित करते हैं और इनसे ही संस्था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें संस्था के अतिरिक्त स्वामी, विनियोगकर्ता, वित्तीय संस्था तथा अन्य पक्ष अलग अलग उद्देश्यों से रुचि रखते हैं और ये जो वित्तीय सूचनाएं प्रदान जो होती हैं वो इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि वो उनको समय समय पर जो वो सूचना चाहे वो मिलती रहे और उसमें ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि वो जो सूचनाएं प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो वो उससे सूचनाएं मांगना चाह रहे हैं, वो उसमें मिलती रहे। तो अब इसकी बात करेंगे एसेंशियल क्वालिटी की। तो सबसे पहले है रिलेवेंस। तो वित्तीय विवरण की सूचनाएं रिलेवेंट होनी चाहिए, पूर्णता के साथ साथ प्रासंगिक होनी चाहिए। कंपनी या संस्थान के उद्देश्यों की सूचनाओं को ही वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अनावश्यक जो इन्फॉर्मेशन है केवल कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए, अदर इन्फॉर्मेशन इसमें सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए तथा इससे निकाले गए निष्कर्ष और निर्णय उद्देश्यों के विपरीत होते हैं, ऐसी सूचना उसमें शामिल नहीं की जानी चाहिए। कंप्लीटनेस। तो वित्तीय विवरण जो बनाए जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए। इट मीन्स कि संस्था की जो आवश्यकता जो सूचनाएं हमें चाहिए वो पूर्ण होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। जिससे कि जैसे इनकम्प्लीट से क्या होगा कि आप उससे पूरे निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। इसके साथ साथ ही जहाँ आवश्यक हो वहाँ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, स्पष्टीकरण होने चाहिए और टेबल्स होनी चाहिए, वो सब लगाई जानी चाहिए ताकि सही ढंग से सही निर्णय निकाले जा सके, सही सूचनाएं मिल सके। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। वित्तीय विवरण में सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर सिंप्लिसिटी नहीं होगी तो उसके आधार पर हम ढंग से विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। तो सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है कि जो रिलेटेड पर्सन इसको देखना चाहे उसको देखकर वो आसानी से उसकी एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। वित्तीय विवरण में सूचनाएं एक्यूरेट होनी चाहिए। इट मीन्स कि वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूर्णतया लेखांकन सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए और इसमें जो काल्पनिक सूचनाओं का सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। जो सूचनाएं संस्था के विकास, वर्तमान स्थिति, भविष्य संबंधित हो उन्हें ही इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर कंपेरेबिलिटी।
देखिए कंपेरेबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए कि जो वित्तीय विवरण का उपयोग संबंधित पक्ष तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए करते हैं, और कंपेरेटिविटी इसमें होनी चाहिए क्योंकि वित्तीय विवरण इस प्रकार तैयार होने चाहिए कि उनका उपयोग तुलना करने के लिए आसानी से किया जा सके। वित्तीय विवरणों में तुलना विभिन्न वर्ष के आधार पर या अन्य संस्थाओं की वित्तीय विवरणों की से ही की जा सकती है। तो कंपेरेटिविटी की भी उसमें होनी चाहिए। फिर प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए। देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि सही समय पर सही सूचनाएं अगर उपलब्ध हो जाती हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो वित्तीय जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ यथाशीघ्र तैयार किए जाने चाहिए ताकि सही सूचनाएं सही समय पर उपलब्ध कराई जा सके। और क्योंकि देरी से उपलब्ध कराने पर क्या होगा, इसका उद्देश्य जो है वो बाधक हो सकता है। वो हम जिस उद्देश्य हम चाह रहे हैं वो हो सकता है वो उद्देश्य अब ना रहे, तो इसमें प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए। फिर है रिलायबिलिटी। देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि वित्तीय विवरण में दी गई जो सूचनाएं वो रिलायबल होनी चाहिए। वित्तीय जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और यथासंभव हो सके तो चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा ही इसको अकाउंटिंग की जानी चाहिए, जिससे कि क्या उसकी विश्वसनीयता इसकी जो विश्वसनीयता इसकी बढ़ जाएगी। अंडरस्टेबिलिटी। वित्तीय विवरण कंपनी की आर्थिक स्थिति या गतिविधियों के परिणाम से संबंधित होते हैं। इनमें दी गई सूचनाएं संबंधित पक्ष आसानी से समझ सके, उनका उपयोग कर सके, ऐसी स्थिति उसमें होनी चाहिए। तो वित्तीय विवरण जटिल नहीं होने चाहिए। इसकी स्थिति में क्या होंगे, वो महत्वहीन हो जाएंगे अगर आप इनको ढंग से नहीं समझ पाएंगे। अंडरस्टेबिलिटी नहीं होगी तो आसानी से वो समझ नहीं पाएंगे और जो इनका उद्देश्य वो पूरी तरह बिखर जाएगा। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि उक्त गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण उत्तम और अच्छे विवरण माने जाते हैं जिनकी सहायता से किया गया एनालिटिकल और कंपैरेटिव अध्ययन उद्देश्य में सहायक होते। तो ये आपके नेचर और ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे।